नमस्कार, पत्रिका प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हरीश पाराशर। आमतौर पर दिसंबर की शुरुआत होते होते कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन माउंट आबू जैसे ठंडे स्थान को छोड़कर प्रदेश में कहीं भी सर्दी के तेवर दिख नहीं रहे। सर्द हवाओं के मामूली दौर के बीच इन दिनों समूचे राजस्थान के सियासी माहौल में गर्मी दिख रही है। इस गर्मी के बीच ही दोनों पार्टियों के बड़े नेता पार्टी में अंदरूनी खींचतान पर ठंडे छींटे देने का जतन भी कर रहे हैं। कहते हैं कि राजनीति में हर कदम संदेश देने के लिए उठाया जाता है। ऐसे संदेश की राजनीति जो है दिसंबर की शुरुआत से ही प्रदेश भर में दोनों ही पार्टियों ने शुरू कर दी है, कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी। कांग्रेस में जान फूंकने का संदेश लेकर पदयात्रा पर निकले उनके नेता जो है राहुल गांधी, वो भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में दाखिले से पहले ही बीजेपी ने प्रदेश भर में यात्रा रथों की रवानगी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जन आक्रोश यात्रा के तहत निकाले जाने वाले 51 रथों को उन्होंने राजधानी जयपुर से रवाना किया। ये रवानगी रथों की जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही खास बात यह भी है कि इन रथों के प्रचार पोस्टर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को भी जगह मिली है। यह संयोगी कहा जाएगा कि कांग्रेस के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने भी 2 दिन पहले ही जयपुर आकर कांग्रेस वार रूम में गहलोत पायलट खेमे में एकता का संदेश देने का प्रयास किया था। लेकिन कहते भी हैं कि राजनीति में जो दिखता है वह होता नहीं है और जो होता है वह दिखता नहीं है। यात्राओं के जरिए दिए जाने वाले ये संदेश अपनी जगह हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी की जो जनाक्रोश यात्रा है उससे सत्ता के रथ पर सवार हो पाएगी वो? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि पिछले 2 साल से जो कुर्सी युद्ध चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, उसमें उलझी जो कांग्रेस पार्टी है क्या फिर से सत्ता की सवारी कर पाएगी? दोनों ही सवालों के बीच यह भी देखना होगा कि क्या इन यात्राओं के माध्यम से सचमुच जनता की दुखती नब्ज पर हाथ रखने का प्रयास करेंगे हमारे नेता? ये तमाम सवाल जितने हैं उनका जवाब तलाशना बहुत आसान भी नहीं है। प्राइम टाइम में आज जिन मेहमानों को हमने बुलाया है उनसे इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये जानने की भी करेंगे कि आखिर हमारे राजनीतिक दल और राजनेताओं को चुनाव के पहले ही क्यों याद आती है जनता की। चर्चा के लिए मौजूद मेहमानों से आपका परिचय कराएं। इससे पहले आपको दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर आए तो उन्होंने क्या कहा, देखिए। आपके सामने एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि गुजरात ने बहुत रिकॉर्ड भी बनाए हैं गहलोत साहब के नेतृत्व में, और वो रिकॉर्ड भी हमको समझ लेना चाहिए। भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर 1 पर रिकॉर्ड बनाया। पेट्रोल डीजल के रेट में राजस्थान नंबर 1 पर, अनएम्प्लॉयमेंट में राजस्थान नंबर 1 पर, महिलाओं के साथ अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 पर, दलित के ऊपर होने वाले क्राइम में राजस्थान नंबर 1 पर, साइबर क्राइम में राजस्थान नंबर 1 पर, और बिजली के दामों में सबसे ज्यादा महंगी बिजली राजस्थान नंबर 1 पर। यह है राजस्थान का रिकॉर्ड। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, आज चर्चा हो रही थी कि गहलोत साहब ने यह वादा किया था, राहुल बाबा ने यह वादा किया था और वो वादा नहीं निभाया। अरे वादा निभाना तो छोड़ो, वादा तो ये क्या निभाएंगे। लेकिन राजनीति में नेता की नीयत और नियति छोटी छोटी हरकतों से पता चलता है। अगर नेता भामाशाह योजना का नाम बदल करके अगर जन आधार योजना रखे तो इसको ये कहते हैं कि जिल्द बदल दिया, किताब तो वही थी लेकिन जिल्द बदल करके अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया। इसमें होता कुछ नहीं है, लेकिन नेता का औकात पता चल जाती है कि सोच कितनी हल्की है। अगर भामाशाह स्वास्थ्य योजना उसको चिरंजीवी योजना बना दिया, क्या सोचते थे कि तुम चिरंजीवी हो जाओगे क्या? ऐसा नहीं होने वाला। अगर केंद्र सरकार भामाशाह के लिए मोदी जी आयुष्मान भारत के तहत आपको आर्थिक मदद देते हैं तो आप में भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप भी मन से बोल सको कि मोदी जी आपका धन्यवाद, आपने राजस्थान की जनता की चिंता की। 1,20,000 यानी 1,20,000
20,000 लाख करोड़ रुपए हमारे फार्मर्स का, किसान का कर्जा चुकाना था। और क्या कहा था राहुल ने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इतना गिनूंगा और फिर कर्जा माफ हो जाएगा। अभी वो यात्रा पर हैं, जरा उनसे पूछना ये 1 2 3 4 की गिनती भूल गए हो कि याद है, और लोगों को बताना कि आक्रोशित हम इसीलिए नहीं है, हम आक्रोशित इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी आंखों में धूल झोंकती है और हमारे हितों के नुकसान पहुंचाती है। इस बात को आपको कहने की आवश्यकता है। आज लगभग 9,000 किसान वो मजबूर हो गए हैं अपनी जमीनों को बेचने के लिए। देखा आपने, राजनीति में ये हमले हैं और हमला करना हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है जो अपने विपक्षी दल पर करेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी वही किया। लेकिन अब सवाल यह है कि इन हमलों के दौर में जो पार्टियों में असंतोष है, जो राजनीतिक दलों में असंतोष है, वो क्या दूर होगा? क्या जो संदेश देने की कोशिश की जेपी नड्डा ने आके बड़े नेताओं की मौजूदगी में, उसमें एकरूपता पाएगी? उससे जो कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी भी लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के 8 से 10 दावेदार हैं। सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी के नेता शैलेंद्र जी के पास आएंगे। शैलेंद्र धावाई जी, क्या लगता है आपको, जेपी नड्डा जी के आने के बाद सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल पार्टी में? हरीश जी, भारतीय जनता पार्टी में पहले भी सब ठीक था, आज भी सब ठीक है। हमारे माननीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब आज भी आए हैं और पहले भी राजस्थान आते रहे हैं, उनकी सभाएं होती रही हैं और उस पर भी आपने देखा होगा कि हमारे राजस्थान के सारे शीर्ष नेता नेतृत्व वहां था। और उस सारे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, एक विचार है और एक संस्कार वाली पार्टी है कि हमारे यहाँ संगठन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमारे यहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता। और जिस हिसाब से आपने देखा आज माननीय नड्डा जी ने जो जन आक्रोश यात्रा निकल रही है, उनके 51 रथों का उन्होंने फ्लैग ऑफ करके उनको रवाना किया। जो 4 साल के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के जो कार्यकाल है, जिसमें जन विरोधी नीतियां हैं, उनकी योजनाओं की विफलताएं और जो वादे उन्होंने किए थे चुनाव में आने पर फिर सरकार आ गई, उन चुनावी वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया। उन सब को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है, ये हमारा आक्रोश रथ है, ये जाएगा जनता के बीच में। पहले मेरा सवाल तो सुनिए आप। शैलेंद्र जी, मेरा सवाल ये कि जो आप तो खैर ठीक है, आक्रोश रैली आप निकाल रहे हैं, मैं सवाल उस आक्रोश की कर रहा हूं जो आपके पार्टी के नेताओं के बीच ही है। वो क्या सुलट गया? क्या वैसा ही हो गया जैसा अभी कांग्रेस पार्टी में हुआ कि केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इन्होंने हाथ खड़े करे, हाथ मिलाने की कोशिश की, बयान दिए में ज्यादा टाइम नहीं हुआ? हरीश जी, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी में छोटे मोटे मतभेद होते रहते हैं क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन मनभेद नहीं होते। और कभी भी आपने देखा होगा कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता, चाहे वो शीर्ष नेता हो या उनसे नीचे वाले हमारे नेता हो, कभी उन्होंने कोई पार्टी के खिलाफ कभी बयान दिया हो तो आप बता दीजिए, या किसी ने किसी बड़े शीर्ष नेता के खिलाफ या किसी भी नेता के खिलाफ कोई ओछी टिप्पणी की हो, बयान दिया हो तो आप बता दीजिए। तो वो उगते सूरज को नमस्कार वाली टिप्पणी तो आपके नेता ने की थी ना? वो तो एक स्वाभाविक बात है, कोई टिप्पणी नहीं है वो कोई। आप देखिए कांग्रेस का हाल देखिए, 3 बार हाथ ऊपर करा चुके हैं, 3 बार फोटो वायरल हो चुकी है और किस तरह से पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, मैं उनके पास प्रतीक जी के पास एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। वही मैं प्रतीक जी से पूछना चाह रहा हूं। प्रतीक जी, जो सवाल मैंने इनसे पूछा, भारतीय जनता पार्टी में क्या सब कुछ ठीक हो गया? क्या भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि आज एक नया संदेश और था कि जेपी नड्डा अपने साथ में हवाई जहाज में बैठा करके ले गए हैं वसुंधरा राजे को। ये तो हो गई बीजेपी की कहानी, इनसे पूछेंगे। आपसे तो ये पूछना है कि जो बातें हो रही है, एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा आने वाली है, दूसरी तरफ गुर्जरों ने आज थोड़ा आपको राहत जरूर दी होगी कि उन्होंने कह दिया कि हम राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। लेकिन मोटी चीज वही है कि आपके नेता हरीश चौधरी तो फिर कह रहे हैं कि कब्रिस्तान में जो जिनको मरने का डर होता है, जो चिंतित होते हैं, वो मैं उन लोगों में नहीं हूं। एक तरह से उन्होंने कोशिश की वेणुगोपाल की फटकार के बाद भी। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो ट्वीट है किया था उन्होंने एक, और उस ट्वीट को गलत मायने में लिए जा रहा है। वो ट्वीट बट नेता जो है वो करते तो हमेशा होता है, नेता हमेशा यही कहते हैं कि हमारी बात को समझा नहीं गया, उनकी बात कुछ और होती है। दूसरी बात, जब वेणुगोपाल जी आए तो आपने देखा किस तरीके से जो आपसी मतभेद थे वो मिटा लिए गए और दोनों ही नेता कांग्रेस पार्टी के लिए एसेट हैं। ये गहलोत साहब भी बोल चुके हैं, ये सचिन पायलट जी भी बोल चुके हैं, ये राहुल गांधी जी भी बोल चुके हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो मतभेद थे वो खत्म हो चुके हैं और
और राहुल गांधी जी जो मुद्दे को लेकर के इस हिंदुस्तान में जो एक भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चल रहे हैं, वो उसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है। जैसे ही दक्षिण में पहले बोल रहे थे भाजपा वाले कि दक्षिण में है तो अच्छा रहेगा, अब नॉर्थ में आएंगे तो अच्छा नहीं होगा, तो आप देखिए जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, रिस्पांस और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और जैसे ही राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान तो कांग्रेस शासित प्रदेश है, तो मुझे लगता है यहाँ का प्यार, जो जनता का प्यार जो 2018 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को दिया था जनता ने, वही प्यार राहुल गांधी जी को भी वो भारत जोड़ो यात्रा। चलिए, अच्छी बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके रहे हैं राहुल गांधी, तो उनको प्यार मिलना भी चाहिए। और ये वही झालावाड़ है जहां वसुंधरा राजे का गढ़ है, जहां कांग्रेस लगातार 2 चुनाव में एक भी सीट झालावाड़ जिले से नहीं ले पाई है। मैं आऊंगा योगेंद्र गुप्ता जी आपके पास। इसको अब एक राजनीतिक दृष्टि से दोनों पार्टियों की जो अंदरूनी हालात आज की तारीख में, उसको आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, दोनों के हालात कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के एक समान है जी। दोनों में सत्ता संघर्ष है और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने का संघर्ष है। बिल्कुल। और जो राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है, उसके मायने खैर अलग है कि राहुल गांधी अपने आप पूरा मेकओवर करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी कड़ी में राजस्थान से लेकर आ रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, देखिए ये जो आक्रोश रैली, आक्रोश यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, उसका प्लानिंग तब किया गया था जब अशोक गहलोत ने अपने शब्दों का बम्बारमेंट सचिन पायलट पे नहीं किया था। बिल्कुल जी। इनका मानना 2 था। एक ये कि राहुल गांधी की यात्रा से अगर किसी तरह का कोई सेंटीमेंट यहां पर चेंज होता है तो उसके पीछे पीछे हमारी आक्रोश रैली निकल कर ले, ताकि हम उसको मैनेज कर सकें। दूसरा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा खेमा और पूनिया खेमा और बाकी अन्य खेमे चल रहे हैं, और जिस मैसेज जो जा रहा है, एक तरह से उसको वॉश आउट करने के लिए कि रैली और यात्रा के अंदर सबको एक साथ लेके चला जाए, ना कोई ऊपर है, ना कोई नीचे है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, और ये मैसेज दिया जा सके नेताओं को भी कि आप सब एक समान हैं और कार्यकर्ताओं को भी एक समान है। एक चीज और याद रखिएगा कि रैली के शुरू में ये मैसेज भी आया था, मीडिया के अंदर खबरें भी छपी और दिल्ली से मैसेज भी आया था कि रैली के जो पोस्टर्स होंगे उसमें सिर्फ जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी के फोटोग्राफ्स होंगे। बाद में भले ही जो परिस्थितियां रही है और जो सवाल उससे खड़े होते, उसकी वजह से ये बदल करके वहां पर पूनिया और जो सिंधिया है उसका फोटो लगा दिया गया वसुंधरा का। बिल्कुल। लेकिन इतना बड़ा अगर विरोधाभास वहां पर है तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो देखिए कांग्रेस के अंदर तो जो चल रहा है वो आप सबके सामने है। जहां तक कांग्रेस ये कहती है कि सब कुछ शांत हो गया, मैनेज हो गया, तो हरीश जी मैनेज कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा के लिए एक सीज फायर हुआ है कुछ समय के लिए, क्योंकि ये एक्सप्रेशन तो हमेशा खड़ा रहेगा कि क्या अशोक गहलोत ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, एक भ्रष्टाचार का लगाया कि 190 करोड़ रुपए उन्होंने लिए, उसकी सच्चाई क्या है? अगर वो झूठे हैं तो क्या अशोक गहलोत झूठे हैं, और वो सत्य हैं तो क्या इतने भ्रष्ट लोग? चलिए, अनंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत मिश्रा जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी, राजनीतिक समीक्षक। अनंत जी, आवाज आ रही है आपके पास? हाँ, आ रही है। अनंत जी, अब जो तीनों नेताओं के अपने तीनों हमारे राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता जी भी कह रहे हैं कि पहली बात यह है कि जो चीज अब तक नहीं उठ के आ रही थी, हम बार बार कहते आ रहे हैं कि बीजेपी ने कोई स्टैंड नहीं लिया विधायकों के इस्तीफों को लेकर। आज कोर्ट में चले गए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। ये उनकी व्यक्तिगत याचिका है या पार्टी की याचिका, ये भी सवाल हम बीजेपी के नेता से करेंगे। लेकिन इस एक्शन को आप किस रूप में लेते हैं आनंद जी? देखिए हरीश जी, अभी जो तीनों कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक ने जो अपनी बात रखी, उसमें सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि राजस्थान जो कि शांत राजनीतिक क्षेत्र माना जाता था, जी जी, पिछले 3 साल से या कहो पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से, जब से अशोक गहलोत जी को सत्ता मिली और सचिन पायलट जो ये कहते रहे हैं या उनके समर्थक के, उन्होंने संघर्ष किया और 21 सीटों वाली कांग्रेस को 100 सीटों पे पहुंचाया, तो उनके साथ न्याय नहीं हुआ। बिल्कुल। अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि केशवी वेणुगोपाल जी ने उनके हाथ मिलवा दिए, दोनों के खड़े कर दिए, सब कुछ सही हो गया। आपको याद होगा 2020 में अगस्त में सोनिया जी ने दोनों के हाथ खड़े करवाए थे। हाँ, ऐसा ही फोटो जारी हुआ था। अगर सोनिया जी के हाथ खड़े कराने के बाद अशोक गहलोत सचिन पायलट के लिए गद्दार मंत्री एक दूसरे को कहते हैं ईंट से ईंट बजा दूंगा या फॉर्च्यूनर में बैठ के आने लायक विधायक नहीं बचेंगे, तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि कांग्रेस के अंदर जो लावा है वो राहुल गांधी की यात्रा तक भले ही वो शांत हो जाए, लेकिन उसको फूटना है। एक म्यान में जिस तरह 2 तलवार नहीं रह सकती, उसमें राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ नहीं चल सकते। जी जी, कांग्रेस के अच्छा, मैं आनंद जी आपको बीजेपी के बारे में पूछना चाहूंगा, क्योंकि जेपी नड्डा आज ऐसा ही संदेश देके गए एकता का, उसके बारे में भी कुछ अपनी राय दें।
अब हरीश जी देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में बराबर का लावा धधक रहा है। अंतर सिर्फ एक है कि कांग्रेस का आला कमान इस समय इतना निस्तेज हो चुका है, अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है कि उसके धमकाने, उसकी धमकियों का कोई असर नहीं पड़ रहा। जी जी। भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान आज के दौर में है, नरेंद्र मोदी है, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, जो भी है, क्योंकि उनका इकबाल इतना बुलंद है कि वहां पार्टी में निचले स्तर पर बातें होती हैं, एक दूसरे के खिलाफ सहमत की चालें चली जाती हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से बयान देने में नेता डरते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में दोनों में अंतर एक सिर्फ इतना है कि आज कांग्रेस के पास सत्ता है, अशोक गहलोत सत्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं, सचिन पायलट सत्ता हथियाना चाहते हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी में जो सत्ता 1 साल बाद आने के सपने देख रही है, वो सत्ता किसे मिले उसको लेके लड़ाई है। तो एक आनंद तरफ जी, सत्ता है, क्या आप ये मानते हैं कि गुजरात और हिमाचल के नतीजे जो आने वाले हैं अगले दिनों में, उसके बाद और कोई राजस्थान में स्थिति साफ होने वाली है कि राजस्थान का माहौल क्या रहेगा? देखिए हरीश जी, 2 चीजें हैं। अगर हम गुजरात चुनाव और हिमाचल चुनाव के परिणाम जो 8 दिसंबर को आएंगे जी, और राहुल गांधी की यात्रा 4 को प्रवेश कर रही है, अगर दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो जो कांग्रेस आला कमान का जो इकबाल है वो और कमजोर होगा, क्योंकि 27 साल से वहां पे गुजरात के अंदर कांग्रेस सत्ता से बाहर है और 5 साल के लिए फिर सत्ता से अगर बाहर होती है तो ये एक झटका होगा कांग्रेस के लिए। और हिमाचल प्रदेश में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, वहां अगर बीजेपी जीत जाती है तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस आला कमान के लिए इसका जवाब देते नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, अगर हिमाचल में कांग्रेस आ जाती है, जो कड़ी टक्कर बताई जा रही है, तो कांग्रेस को कुछ राहत जरूर मिलेगी और उसका श्रेय राहुल की बजाय प्रियंका गांधी को जाएगा, क्योंकि हिमाचल में पूरी बागडोर चुनाव की उन्होंने ही संभाली। जी जी। लेकिन आनंद जी, जो गुजरात में अभी पहला दौर का आज वोटिंग था और जिस तरह से वहां वोटिंग परसेंटेज रहा और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि अभी जो पहले चरण के चुनाव थे उनमें बीजेपी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, क्या कहेंगे आप, क्या लगता है आपको? देखिए हरीश जी, पिछले चुनाव में 89 सीट जिस आज जो पहला चरण हुआ है जी, वहां भारतीय जनता पार्टी के पास 48 सीटें थी और कांग्रेस के पास 38 सीटें थी जी। निश्चित रूप से जो वहां आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है और आज जो वोटिंग जो आंकड़े आए 59% के करीब है जी। पिछली बार इसी क्षेत्र में 89 सीट के जब चुनाव हुए थे जी, तो 68% वोट पड़ा था। इसका मतलब जो 9% वोट कम है जी जी, उसका क्या कारण है ये विश्लेषण करने पे पता चलेगा जी जी। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि गुजरात में पिछले 30 साल बाद ऐसा चुनाव जिसमें अगर नरेंद्र मोदी को हटा दो बिल्कुल तो कोई उत्साह नहीं है। यानी मोरवी जैसी घटना भी हो गई वहां, उसके बाद भी उसका जिक्र तक नहीं है, ये भी हमारी रिपोर्ट्स में पता पड़ा है। हमारे साथ फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से मैं सवाल करूंगा। शैलेंद्र जी, अब जो आपके उपनेता प्रतिपक्ष ने जो रिट दायर की और ये कहा कि सरकार जो है सदन में विश्वास खो चुकी है और उसको लेकर के हाईकोर्ट हस्तक्षेप करे, ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए था। अब इसकी तारीखें पड़ेगी, सुनवाई होगी, फिर पता नहीं क्या होने वाला है। तो बीजेपी क्या ये केवल पब्लिसिटी स्टंट है बीजेपी का, या मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये एक्शन बीजेपी का है या राजेंद्र राठौड़ की व्यक्तिगत हैसियत का है, क्या कहेंगे? हरीश जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो याचिका प्रस्तुत की गई है वो राजेंद्र राठौड़ जी ने खुद इन पर्सन प्रस्तुत की है, उसमें पिटिशनर है, तो जाहिर तौर पर वो उनकी व्यक्तिगत याचिका है। दूसरी बात, आपने देखा होगा जो 25 सितंबर का घटनाक्रम हुआ, उसके बाद जिस हिसाब से विधायक दलों की बैठक हुई और विधायक जाकर माननीय अध्यक्ष सीपी जोशी जी को इस्तीफे सौंपे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कुछ इंतजार किया भारतीय जनता पार्टी ने कि कोई रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं गुलाब चंद कटारिया जी और अध्यक्ष सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल गया और उन्होंने उनको आवेदन दिया और कहा, उसको तो महीना 1.5 महीना हो गया था। महीना हो गया, यही मैं आपको बता रहा हूँ, महीना हो गया उस बात को। और वहां पर जाकर हमने अपनी बात को रखा कि भाई राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि सच्चाई क्या है, क्या ये राजनीतिक नौटंकी थी या सियासी पाखंड था या वाकई सच्चाई है कि भाई जो इस्तीफे सौंपे गए हैं, तो वो सारी चीजें बाहर आनी चाहिए और राजस्थान की जनता को जानने का हक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि 15वीं विधानसभा का स्टेटस क्या है। इसीलिए आपने देखा होगा 1 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल गया था। उस समय आपने देखा होगा कि अध्यक्ष सीपी जोशी साहब ने बहुत अच्छे से बात को सुना और उन्होंने कहा
मैं ऐसा निर्णय लूंगा जो राजस्थान में एक नजीर बनेगा। आप विश्वास रखिए, हम उस नजीर का आज तक इंतजार कर रहे हैं कि कोई निर्णय आएगा। जब देखा 1 महीना और बीत गया और 2 महीने से ज्यादा हो गए और अब तक उस पर कोई सुगबुगाहट नहीं है और अध्यक्ष जी उन इस्तीफों को लेकर बैठे हैं। अब वो इस्तीफे आपने देखा होगा किस तरह से स्वेच्छा से विधायक वहां गए, उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफे दिए, उन पे उनके हस्ताक्षर हैं। अब उनको ना तो उन्होंने कोई जांच करी आगे, ना कोई विधायक ने अब तक इस्तीफा लिया। ये भी ध्यान होगा शैलेश जी, आपको ये भी ध्यान होगा कि जब पत्रिका ने सवाल किया विधानसभा अध्यक्ष से तो वो जवाब दिए बगैर उठ गए। जब उनसे पूछा कि आप इतना तो बता दीजिए कि इस्तीफे आपके घर से विधानसभा तक आगे कि नहीं आगे, तो वो तो अभी पता ही नहीं। ये भी एक अबूझ पहेली है कि इस्तीफों का। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं हरीश जी, क्योंकि एक संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन भी है। आप देखिए, क्योंकि संविधान ही विधानसभाओं को, प्रक्रिया के नियमों को, प्रावधानों को उनको प्रदत्त शक्तियां देता है और उसके तहत जो इस्तीफे हैं, विधायक दल जितने भी विधायक हैं वो जाके सामूहिक गए हों लेकिन उन्होंने वहां इस्तीफे दिए, खुद के हस्ताक्षर हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये संवैधानिक प्रोसेस है। उस पर भी आपने देखा होगा कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग हो रहा है, तो इस वजह से भी याचिका लगाना। पर आपके पास तो राज्यपाल भी मौजूद थे, संवैधानिक प्रमुख है राजस्थान के, आपको वहां भी जाना चाहिए था। आप कह रहे थे हम जाएंगे जाएंगे, गए नहीं आप। बिल्कुल, आपको मैंने पहले भी इस पे डिबेट हुई है हरीश जी, हमने कहा वक्त आने पर जो जो चीजें प्रक्रियाएं अपनाना होगा संवैधानिक कानूनी, वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वो तो आपने कह ही दिया ना शैलेंद्र जी, आपने कहा कि राजेंद्र राठौड़ ने व्यक्तिगत कैपेसिटी में याचिका दायर की है, यानी बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। विपक्षी पार्टी बीजेपी है, बीजेपी को जो रोल करना चाहिए था उसको राजेंद्र राठौड़ व्यक्तिगत कैपेसिटी में कर रहे हैं। क्या कहेंगे गुप्ता जी, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, भाजपा कितनी गंभीर है ये तो शैलेंद्र धवाई जी ने बता दिया कि उन्होंने राजेंद्र राठौड़ ने व्यक्तिगत रूप से ये रिट लगाई है। अब रिट में क्या तारीखें पड़ेंगे, फैसला होगा नहीं, विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। दूसरी बात ये है, अगर भारतीय जनता पार्टी मानती है कि वाकई में गंभीर है और ये गंभीर मसला है, तो फिर इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई आप सड़कों पर क्यों नहीं उतरे, आपने घेराव क्यों नहीं किया, विधानसभा में घेराव क्यों नहीं किया। अगर आपको लगता है कि इतना बड़ा मुद्दा है तो आपको तो बहुत कुछ कर देना चाहिए था, लेकिन सिर्फ कागजी बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। और जो रिट लगाई है उसके पीछे भी कारण यह है कि जो जनता सवाल पूछेगी या मीडिया वाले सवाल पूछेंगे, उन सवालों से बचने के लिए अब यह कहा जाएगा कि राजेंद्र राठौड़ जी ने रिट लगा दी, चूंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए अब हम सड़क पर नहीं उतर सकते और कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, हम कोर्ट का इंतजार करेंगे और कोशिश करेंगे कि वहां से हमें न्याय मिल सके। बिल्कुल, यानी अब बात यह है कि अदालत की चौखट पर जो मामला गया है राजेंद्र राठौड़ जिसको लेकर गए उस पर भी क्या होगा, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ फैसला अटका हुआ था। राजेंद्र राठौड़ ने जो याचिका दायर की उसमें सिर्फ इतना कहा है कि प्रदेश में सरकार जो है विश्वास खो चुकी है विधानसभा का। क्या कहेंगे प्रतीक जी इस मुद्दे पर? देखिए, अगर किसी को भी ये लगता है कि सरकार अस्तित्व में नहीं है, विधायकों के इस्तीफे हो चुके हैं, तो वो सरासर गलत है। 123, 125, 126 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार पूरी सशक्त है। तो इस्तीफों का क्या हुआ, ये तो सवाल तो जनता तो जानेगी ना साहब। जनता को तो बताइए आप कि वो इस्तीफे दिए थे या कागज पे खाली कागज ही था। इस्तीफे का क्या हुआ और क्या होगा उसके लिए तो जो संवैधानिक पोस्ट है या तो विधानसभा अध्यक्ष या फिर राज्यपाल महोदय वो बताएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट में जाने की जगह भाजपा को राज्यपाल साहब के पास जाना चाहिए था और मांग करनी चाहिए थी कि बहुमत साबित करे सरकार, और हम बहुमत साबित कर देते, पता लग जाता कि सरकार के पास में कितने विधायक हैं और कितनों ने इस्तीफे दिए हैं। ये सिर्फ एक नौटंकी हो रही है, सिर्फ बात से बचने के लिए। तो आपके लोग जो नौटंकी कर रहे हैं, आपके लोग जो बयान दे रहे हैं, आपके मंत्री जो कह रहे हैं सरकार को उसकी औकात बताने की बात कर रहे हैं, सरकार के लिए कह रहे हैं कि हम आपको जो है संकट में ला देंगे, हम समर्थन नहीं देंगे, इतनी सारी चीजें। ऐसा कोई भी नहीं कह रहा है। और कांग्रेस के पास खुद के इतने विधायक हैं कि हमारे को किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के खुद के पास में 104, 105 एमएलए हैं। हाँ। उसके बाद में जो बसपा से भी पूरा जो विलय हुआ है वो एमएलए तो कह रहे हैं, बसपा वाले तो ये कह रहे हैं कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठने लायक रह जाओगे आप। वो क्यों बोल रहे हैं, वो तो उसका जवाब तो वो खुद ही देंगे, वो उसमें आएंगे कि नहीं आएंगे इसका जवाब भी वो खुद ही देंगे। उन्होंने आज कह दिया, आज उन्होंने कह दिया कि चूंकि केसी वेणुगोपाल ने ये कहा है कि अब कोई बयानबाजी नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगा, ये तो उन्होंने कहा। लेकिन वो कह चुके हैं कि आपने सचिन पायलट को अगर सीएम नहीं बनाया तो गाड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठने लायक आपकी बारात हो जाएगी। ये तो अभी एक 5 तारीख का उपचुनाव है, तो ये आप इसको मान लीजिए एक सेमीफाइनल है। जनता किसको आशीर्वाद देगी 8 तारीख को उसके रिजल्ट से पता लग जाएगा। और जब चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाएगी, जब विधानसभा के चुनाव होंगे 2023 के अंदर, तो जनता जब आशीर्वाद देगी तो सबको पता चलिए मैं आनंद जी के पास आता हूँ। आनंद जी अहम सवाल है। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि जो
लिटमस टेस्ट है वो सरदार शहर के बाई इलेक्शन से होगा। बीजेपी कह रही है कि बाई इलेक्शन कोई पैमाना नहीं है, बाई इलेक्शन हम वैसे भी नहीं जीत रहे। क्या कहेंगे इन नतीजों को लेकर? सरदार शहर के नतीजे आएंगे जब राहुल गांधी राजस्थान में होंगे, क्या कहेंगे? हरीश जी, पहले तो बात कांग्रेस के मंत्री की, जो कांग्रेस के विधायक भी है जी, भले पहले ही वो किसी पार्टी में रहे हो, लेकिन आज वो राजेंद्र गुड़ा मंत्री भी है। बिल्कुल। अगर वो ये कहते हैं कि फॉर्च्यूनर में बैठने जितने एमएलए भी नहीं जीत के आएंगे, और कांग्रेस प्रवक्ता कहते हैं ये उनका व्यक्तिगत मामला है, एक मिनट के लिए समझ लेते हैं कि उनकी व्यक्तिगत कुंठा होगी, हाँ बिल्कुल, कोई मजबूरी होगी, इस वजह से वो बयान दे रहे हैं। लेकिन अपना मंत्री अपनी सरकार के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ इस तरह की भाषा बोल रहा है, उसको मंत्री बनाए रखने में मुख्यमंत्री की क्या मजबूरी है? ये जबकि कहते हैं आनंद जी के कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामूहिक जिम्मेदारी होती है मंत्रिमंडल की। इसको जवाब देंगे कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री की ऐसी क्या मजबूरी है जो आदमी सरकार को बार बार कटघरे में खड़ा कर रहा है, उसको मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए। ऐसे बड़बोले मंत्रियों के बयानों से क्या कांग्रेस मजबूत हो रही है? जी, वो तो राजेंद्र यादव भी कह चुके हैं आनंद जी। राजेंद्र यादव ने भी कहा है कि सरकार को नमस्कार कर देंगे अगर कोटपुतली जिला नहीं बना तो, ये भी कहा उन्होंने। ये सारे विधायकों की यही मंशा है, जो जिस तरह से बयान दे रहे हैं, जिस तरह से वो सरकार को धमका रहे हैं, अपनी सरकार को। आश्चर्य की बात यह है कि जो काम प्रतिपक्ष के विधायकों को, नेताओं को करना चाहिए, वो काम कांग्रेस के मंत्री और विधायक कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो इसलिए आश्वस्त है कि जब जो काम हमको करना चाहिए वो कांग्रेस के मंत्री विधायक कर रहे हैं, तो हमको कुछ करने की जरूरत क्या है? और ये और कह रहे हैं आनंद जी, मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं सार्वजनिक सभाओं में कि ये एमएलए नहीं होते तो मैं नहीं होता, मेरी सरकार नहीं होती, मैं मुख्यमंत्री नहीं होता। ये भी कई बार गिनाया है, लेकिन मुख्यमंत्री कभी ये नहीं कहते कि ये जो बयान देने वाले लोग हैं वो पार्टी को और सरकार को दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आलाकमान को कहना चाहिए चीज। नहीं हरीश जी, सवाल यही है जी कि अशोक जी हो या डोटासरा जी, आला कमान को किस हैसियत से इन विधायकों की शिकायत करें, जब मुख्यमंत्री खुद अपने इतने वरिष्ठ सहयोगी को गद्दार, नालायक, निकम्मा कह सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो नीचे वालों को प्रोत्साहन मिलता है इस तरह की भाषा बोलने का। उनको लगता है कि जब अशोक जी का कुछ नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। अगर नालायक निकम्मा अपने डिप्टी सीएम को नालायक निकम्मा कहने वाला अगर अपने पद पे बना रहता है और उसका कुछ नहीं होता, शांति धारीवाल जी ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया आला कमान के लिए, ये रिकॉर्ड पे है, टीवी चैनलों में चला है। किस तरह महेश जोशी ने बोले या प्रताप सिंह खाचरियावास बोले। अच्छा, एक टिप्पणी आपके अजय माकन के इस्तीफे पर भी लेना चाहूंगा आनंद जी। राज्य प्रभारी फिलहाल कोई नहीं है, वेणुगोपाल ही वो भूमिका अदा कर रहे हैं जैसा लग रहा है। खरगे जी यहाँ कब आएंगे, क्या करेंगे, ये भी तय नहीं है। तो क्या बिना प्रभारी के ही चलेगा राजस्थान कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए हरीश जी, आज अजय माकन जी ने इस्तीफा दे दिया, उनकी जगह किसी दूसरे को बना दो। आज राजस्थान में प्रभारी के पास करने के लिए कुछ नहीं है जी। ना तो अशोक जी उनकी सुनेंगे, ना सचिन पायलट खेमा सुनेगा। तो सिवाय अपमान के घूंट पीने के लिए कोई भी व्यक्ति यहाँ का प्रभारी नहीं बनना चाहेगा, और आला कमान को जरूरत भी नहीं लगती है कि प्रभारी की क्या। जब सीधे गांधी परिवार या मल्लिकार्जुन खड़गे है और केसी वेणुगोपाल मामले को देख रहे हैं, जो जैसा भी देख रहे हैं उसका निर्णय नहीं ले पा रहे, वो एक अलग चीज है। और ये कांग्रेस आंतरिक का लोकतंत्र है कांग्रेस का कि वो अपने घर के मसलों को कितने दिन में सुलझाते हैं, कितने महीने में सुलझाते हैं, कितने साल में सुलझाते हैं, ये जनता देख रही है। और वक्त आने पे जनता सबका बिल्कुल जी। आनंद जी, मैं यही सवाल है कि प्रतीक जी के पास आऊंगा। प्रतीक जी, 2 दिन में फैसला करने की बात कही थी आपके राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने। अब तो 100 दिन हो जाएंगे जब भी मुझे लगता है फैसला नहीं होगा। कब होगा ये रबड़, कब तक खींचेगा? देखिए, रबड़ वाली बात ही नहीं है। उसके अंदर जब वेणुगोपाल जी ने बोला था कि फैसला हो जाएगा तो आला कमान के पास में वो फैसला है और वो फैसला हो जाएगा। नहीं, 2 दिन की बात थी, 2 दिन में कहा था उन्होंने। जब तक नहीं होता है तब तक वो 2 दिन ही मानेंगे आप। मुख्यमंत्री है, एमएलए है, जो इस राजस्थान की जनता के लिए लगातार कार्यरत हैं। जब फैसला होना होगा, हटाया जाना होगा या नहीं हटाया जाना होगा, जो भी होगा वो आला कमान के पास वो फैसला सुरक्षित। तो फिर ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे कह रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के कह के गए हैं कि आप हर मोर्चे पे नंबर 1 हैं, भ्रष्टाचार में आप नंबर 1 हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतों में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, महिला अत्याचार में नंबर 1 है, बिजली की दरों में नंबर 1 है।
तो ये नंबर 1 की होड़ चलती रहेगी पार्टी के अंदर। देखिए वो बहुत सारे झूठ बोल गए आज, मैं इसलिए ये पूरा सारा खाका लेके आया हूँ। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट भी लेकर के आया हूँ। एनसीआरबी की रिपोर्ट, एनसीआरबी की रिपोर्ट आप जब देखेंगे तो उसके अंदर महिलाओं के खिलाफ जो सबसे ज्यादा केस दर्ज हुए वो उत्तर प्रदेश में हुए हैं, वो यहाँ पे नहीं हुए हैं। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कि यहाँ पे जितने भी केस दर्ज हुए हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें से 50% जो केस है वो झूठे थे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट बोल रही है, केंद्र सरकार के अधीन आता है एनसीआरबी। तीसरी बात अगर मैं आऊंगा तो जो लंबित मामले होते हैं या अगर जो महिला अत्याचार के मामले में, तो राजस्थान में सिर्फ 5 या 6% मामले लंबित हैं, उसके बाकी जो केसेस थे आंकड़े अपनी जगह, प्रतीक जी आंकड़े अपनी जगह है, हकीकत से ही तो पता लगेगा आपको। दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, मैं आपको क्या कह रहा हूं, दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। देखिए आपके पूरी बात उदयपुर की घटना सबको पता है, मैं पूरी बात कर दूं जी। अब उसके बाद में ये बात कर रहे हैं कि बेरोजगारी में, तो आज ही सीएमआई का डेटा मैं अभी देख करके आया हूं, हरियाणा 30% के साथ में बेरोजगारी दर में नंबर 1 है पूरे। आप नंबर 2 हो गए, आप नंबर 2 हो गए। वो अब फिर वो उसके भी बता रहा हूँ, पिछले अक्टूबर में जो थी बेरोजगारी दर वो 29% के आसपास थी राजस्थान में, जो अब घट के 24%। चलिए 24 भी बहुत आप मानते हो? बिल्कुल है, बहुत ज्यादा, हर चौथा व्यक्ति। हाँ, मैं नहीं मान रहा कि 24 कम है, 24 बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस हिसाब से हम लोग इसको रिकवर कर रहे हैं, 6-7% से रिकवरी की है, तो अगले 2-3 महीने के अंदर इसको 2-3% पे ले आएंगे। पेट्रोल डीजल के दाम की अगर आप बात करेंगे तो भोपाल के अंदर पेट्रोल के दाम राजस्थान से ज्यादा है, तेलंगाना में पेट्रोल के दाम राजस्थान से ज्यादा है, आंध्र प्रदेश में पेट्रोल के दाम ज्यादा है, उड़ीसा में पेट्रोल के दाम ज्यादा है, वो आंकड़े उनके पास भी है, आप जो आंकड़े गिना रहे हैं उनके पास भी है। तो शैलेश जी बताएं, जवाब दें शैलेश जी। देखिए मैं आपको बताऊं, जो भी बात कही जा रही है, हम हमारी तरफ से तो कोई रिपोर्टें जारी होनी नहीं, पूरे की पूरी पब्लिक डोमेन में। आपने देखा होगा भ्रष्टाचार में आज राजस्थान नंबर 1 पर है, बिल्कुल है या नहीं है साहब? देखिए, अरे राजस्थान नंबर 1 पे है। सुनो तो सर, अब आप सुनो, जो आपने महिला उत्पीड़न की बात कही, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो महिला और बालिकाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उसमें राजस्थान नंबर 1 पे है। महिला अत्याचार में दूसरे तीसरे नंबर पे हो सकते हैं, लेकिन महिला और बालिकाओं के साथ दुष्कर्म बलात्कार रोज 17-18 बलात्कार राजस्थान में हो रहे हैं, पहले नंबर पे। साइबर क्राइम में पहले नंबर पे, आप साइबर क्राइम में पहले नंबर पर है। दलितों पे अत्याचार पे देखिए, दलित और आदिवासियों पे जो अत्याचार हो रहा है उस पर दूसरे और तीसरे नंबर पर है। बेरोजगारी की बात कर रहे थे, बेरोजगारी में पहले ये 1 नंबर पे थे, उसके बाद आज 2 नंबर पर आ गए। कभी जम्मू एंड कश्मीर 1 नंबर पे आ जाता है, हरियाणा आज तीसरे नंबर पे। इनको बता दूं, लेटेस्ट डेटा है, जम्मू कश्मीर पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर है। अरे सुनो तो सही, अब आप सुनो, कल का पेपर पढ़ो आप। आपने अगर कल का पेपर पढ़ा होगा, आंकड़े आए हैं उसमें जम्मू कश्मीर पहले नंबर पर आ गया है, जो पहले तीसरे नंबर पे। चलिए नंबरों के खेल, राजस्थान रिकॉर्ड बना रहा है, जो भी कह के गए हैं हमारे जेपी नड्डा जी, और रिकॉर्ड कह के गए। आप बताइए ना, चुनावी बातों में क्या हुआ? किसानों का कर्जा माफ हो गया, राहुल गांधी जी यात्रा आ रही है, पूछेंगे किसान, पूछेंगे हम, पूछेंगे कि क्यों कर्जा माफ किया आपने। शैलेश जी मैं आपके पास आऊंगा। आंकड़ों का खेल राजनीतिक दलों के लिए कोई नया नहीं है। बीजेपी अपने गाने गा सकती है तो कांग्रेस अपने गाने गा सकती है। असली बात करेंगे हम योगेंद्र गुप्ता जी से, जो निष्पक्ष रूप से राय देंगे हमें कि आंकड़ों की जो मायाजाल रहता है अपराधों को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर। मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि उनके महकमे में भ्रष्टाचार है, मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि तबादलों में पैसे चलते हैं, मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि ठेकेदार जो है इंजीनियर दोनों का मिलीभगत हो रहा है, इसलिए सड़कें खराब होती है। फिर योगेंद्र जी बताएं, फिर भ्रष्टाचार क्यों नहीं होगा? देखिए हरीश जी, आप प्रसादी लाल मीणा का पुलिस वालों को लेके, पुलिस डिपार्टमेंट को लेके बयान याद कीजिए, कुछ दिनों पहले आया था। उन्होंने क्या बयान दिया। इसके बाद दूसरी रिपोर्ट देखिए कि जो राजस्थान के सराउंडिंग स्टेट्स हैं, उनके 500 दुर्दांत जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, उन्होंने राजस्थान में शरण ले रखी है। राजस्थान में सरेआम 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक की फिरौतियां मांगी जा रही है। राजस्थान में एमएलए तक सुरक्षित नहीं है, उनके घर वालों से फिरौती मांगी जा रही है। और जब उदयपुर के अंदर इनका जब अधिवेशन चल रहा था, उसके अंदर वहां जो एक एमएलए था, उसके परिवार से फिरौती मांगी, मतलब उसको धमकियां दी गई। तो देखिए आंकड़ों में आप कुछ भी कर लीजिए, हकीकत यह है कि राजस्थान में आज जो क्राइम है उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है।
भ्रष्टाचार की हालत ये है, आप अखबार, मुझे लगता है कि कांग्रेस वाले अखबार नहीं पढ़ते। अगर अखबार पढ़ेंगे तो वहां जितने भ्रष्टाचार के आज मामले आ रहे हैं उनको देख के आपको पता लग जाएगा कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम करवाना चाहते तो बिना पैसे दिए कुछ हो नहीं सकता काम वहां पर। यहां तक कि सरेआम अगर बाकायदा अभी इनके जो एसीबी के जो डीजीपी है उन्होंने कहा है कि अधिकारी पहले महीना मांगते थे, अब वो हफ्ता मांगने लगे। आऊंगा मैं आपके पास। वक्त योगेंद्र जी ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं, चर्चा को हम जारी रखेंगे और बात यह भी करेंगे कि जो दोनों दलों के बीच आपसी संघर्ष है, जनता के बीच जाने की होड़ के बजाय कुर्सी पाने की जो होड़ है उसका खमियाजा आखिर में जनता क्यों भुगते, चर्चा इस पर भी करेंगे। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। सुनो जी, अपना एक प्लॉट ले लेते। जयपुर में कहाँ है अच्छी लोकेशन के प्लॉट? है ना, JJ राय है शहर की बेस्ट लोकेशन पर भूखंडों की ई नीलामी, जिसमें रोहिणी नगर, अनुपम विहार, ट्रांसपोर्ट नगर, पार्क नगर, गोकुल नगर, रजत विहार, राजारामपुरा, विद्याधर नगर, सिद्धार्थ नगर, आनंद लोक, हीरालाल शास्त्री नगर, न्यू आतिश मार्केट विस्तार, गिरधारीपुरा योजना, निलय कुंज, खूसर विस्तार, रामनगरिया विस्तार, मानपुरा जीलावाला, आनंद लोक वेयर हाउस योजना, फ्लैटेड हाउसिंग योजना, लालकोटी योजना, SMS हॉस्पिटल अंडरपास, APJ अब्दुल कलाम नगर, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है। भुगतान के लिए लगभग 1 वर्ष तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट ई नीलामी JD द्वारा दिसंबर माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9462569696 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। चर्चा हम कर रहे हैं 2 यात्राओं की जो अहम है राजस्थान के लिए। पहली रथ यात्रा आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं की मौजूदगी में, राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में जन आक्रोश रथ यात्रा आज रवानगी हुई। 200 विधानसभा क्षेत्रों में ये रथ गुजरेंगे और कहा यह जा रहा है कि वो जनता की सुनेंगे और सरकार को सुनाएंगे। ये तो हो गई भारतीय जनता पार्टी की बात। उधर कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो भी यहाँ आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के मिशन को लेकर के, और साथ ही साथ कांग्रेस में अंदरूनी कलह की खबरें भी कम नहीं आ रही है। चर्चा में हम जारी रखेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विशेषज्ञ आनंद मिश्रा जी। आनंद जी, आवाज आ रही है आपके पास? आनंद जी, आवाज आ रही है? आनंद जी से कोई तकनीकी कारण से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं आता हूं आपके पास प्रतीक जी, क्योंकि अभी जो तमाम चर्चा हुई उसमें केंद्र है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो लगातार कह रहे हैं कि आपने सिर्फ योजनाओं का नाम बदला है, आपने किताब की जिल्द बदलने का काम किया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इससे सरकार की उनकी औकात, यानी सीधे सीधे सीएम पर उन्होंने तंज कसा। ये औकात गुजरात में भी बताई थी आपने, गुजरात में भी बात कांग्रेस की तरफ से आई थी और अब औकात आ रही है बीजेपी की तरफ से। क्या हमारी राजनीति का यही स्तर रह गया? क्या हम इसी तरह की बात करेंगे? जी, तो मैं शैलेंद्र जी की बात का जवाब देता हूं। अभी ये कुछ एक बात उठा रहे थे कि साइबर क्राइम, तो साइबर क्राइम आप देखिए पिछले 3-4 दिन से एम्स का हैक हो रखा है, पूरा डेटाबेस हो रहा है, वो अभी तक सुधरा नहीं है। तो साइबर क्राइम कहाँ हो रहा है? वो तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। दूसरी बात मैं बताऊंगा कि ये बोल रहे हैं कि किताब का जिल्द बदला है। आप मुझे बताइए, आज से पहले थी क्या चिरंजीवी योजना? और थी तो कितने लोगों को आपने दे दिया था? कुछ भी नहीं था। तो कह रहे हैं कि जल जीवन अरे मामाशाह योजना थी, 3 लाख रुपए का वो ये भी दिया जाता था, भूल गया। किसको? कितने लोगों को? अरे मामाशाह योजना थी जिसका नाम बदल दिया आपने। अन्नपूर्णा जो भारतीय संस्कृति में अन्नपूर्णा जो अन्न देती देवी है, उसका नाम बदल दिया। सिर्फ चापलूसी की पार्टी है कांग्रेस, इंदिरा गांधी का नाम डाला है, राजीव गांधी का नाम डाला है। चापलूसी गुलामी का सवाल भारत की संस्कृति और सवाल सिद्धांतों को डालो। जी, अगर बीच में अगर इंटरप्ट करना है, अगर मैं भी कर लूं। जी बोले। मेरा सवाल क्या है? चिरंजीवी योजना अगर थी पहले तो मुझे भारतीय जनता पार्टी आंकड़ा दे दे कि कितने लोगों को फ्री इलाज दिया। हम तो हर महीने देते हैं कितने लोगों को। प्रतीक जी, सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि क्या योजना का नाम बदलने से काम चल जाता है? देखिए, क्या ये जरूरी था? अगर योजना का नाम बदला हो तो आप मुझे बता दीजिए कि पहले की सरकार ने कितने लोगों को फ्री इलाज दिया। बताए, आंकड़ा दे दे कि अगर हमने बदला है तो। मैं आपको हर महीने हमारी सरकार आंकड़ा देती है कि कितने लोगों का फ्री इलाज हुआ ना। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो आपके प्राइवेट अस्पताल लेकर आप क्या करते, सुनिए मैं आपको सुनाता हूं। 2 बड़े प्राइवेट अस्पताल संचालित करने वाली यूनिट को आज आपने कोड़ियों में
जमीन दे दी, अखबार में हमने छापा है, प्रमुखता से छापा है। उसके बाद यही अस्पताल बनाएंगे और फिर आप कहेंगे कि गरीबों का इलाज करो, ये नहीं करेंगे, ये बोर्ड लगा देंगे कि चिरंजीवी योजना हमारे यहाँ लागू नहीं है। ऐसे दर्जनों अस्पताल हैं राजस्थान के अंदर, अकेले जयपुर में। आपकी बात का जवाब देता हूँ। कोई भी देश और प्रदेश बेहतर नहीं होता, बेहतर बनाना पड़ता है। जब हम चिरंजीवी योजना लेकर के आए तब उसमें कुछ विसंगतियां हमको पता लगी कि अगर इस तरीके की है तो उनपे कार्रवाई की। उसके बाद में राइट टू हेल्थ बिल हमने विधानसभा में पेश किया, उसका अपोज किसने किया? भाजपा ने। क्यों किया? आने देते ना, आपकी तैयारी नहीं थी ना, बीजेपी का कहना आपकी तैयारी नहीं थी, पूरी तैयारी थी। अब वापस आ जाएगा, तो वापस क्यों लिया? और लेके विरोध क्यों किया? नहीं, डॉक्टर्स ने विरोध क्यों किया? अगर किसी अरे जो स्टेक होल्डर्स थे, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल नर्सेस। चलो मैं तो आपके पास आऊंगा। अनंत मिश्रा जी जुड़ गए हमारे साथ। आनंद जी, बात यही चल रही है कि जो सरकारी संस्थान, सरकारी जमीन, सरकारी व्यवस्थाओं को निजी क्षेत्र में बंदरबाट करने की तैयारी होती है, वो चुनाव के आसपास होती है। आज ही हमने राजस्थान पत्रिका में खबर दी है कि किस तरह से दो ही संस्थानों को करोड़ों रुपए की जमीन जो है कौड़ियों के दाम सरकार ने अलॉट कर दी। क्या कहेंगे, क्या ये बाद में आपको लगता है कि ये जनता की सेवा करेंगे संस्थान जाकर के? आनंद जी। हरीश जी, इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही तरीके से काम करने वाले दल हैं। ये आज यहाँ स्टूडियो में बैठ के इनके प्रवक्ता कोई भी भाषण दे दें, कुछ भी अपनी सरकार की उपलब्धियों को बता दें जी, लेकिन आप दोनों प्रवक्ताओं से ये एक बात जरूर पूछना कि 98 में और 2008 में अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहे, तमाम इन्होंने विकास की गंगा तब भी बहाई थी, बहाने के दावे किए थे। बिल्कुल। 98 में 153 थे जो 56 पे रह गए, और 2008 में ये 100 जीत के 96 जीते थे, फिर 6 बसपा के मिला लिए, 102 21 पे रह गए। बहुत अगर इन्होंने अच्छे काम किए थे, विकास की गंगा बहाई थी, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान दिया था, भय रहित जनता को इन्होंने प्रदेश की बागडोर दी थी, फिर 21 पे जनता ने इनको क्यों ला दिया? ये स्थिति बीजेपी के साथ है कि 2003 में ये 120 सीटें लेके आए, चुनाव हुआ तो 78 पे रह गए, उसके बाद ये 163 सीट लाए 2013 में, चुनाव हुआ तो जनता ने इनको 73 पे ला दिया। अगर ये अच्छा काम करते होते तो जनता इनको आईना नहीं दिखाती। बहुत से राज्यों में सरकारें हैं जो रिपीट होती हैं, और आज ये प्रवक्ता आपस में कुछ भी कहें, अपनी वाहवाही लूटे कि राजस्थान नंबर 1 है या 2 है। 1 पर है तब भी हमको दुख पे होता है, और अगर 2 नंबर पर है भ्रष्टाचार के मामले में तो भी दुख होना चाहिए। हम ये कह के नहीं कर सकते कि तेलंगाना हमसे आगे है, हरियाणा हमसे आगे है। जी जी। 2 नंबर पर अगर है, आपने जो ये भ्रष्टाचार की बात की, जमीनों की जो बंदरबाट है, निश्चित रूप से हर सरकारें अपने चहेतों को जाते जाते जमीनें अलॉट इसलिए करती हैं क्योंकि उनको पता है कि अगली बार उनको नहीं आना है। अगर उनको ये लगता है कि आना है तो फिर अगली बार चुनाव जीत के फिर से शपथ लेके और अपने जिसको भी जमीन देनी है, आखिरी साल में जमीनों के खेल, बंटवारे के खेल, करोड़ों की जो आपकी हमारी जनता की जो पूंजी है उसको अपने निजी फायदे के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए, चुनावी चंदा जमा करने के लिए, इस तरह की जो बंदरबाट होती है, निश्चित रूप से इसमें दोनों दल दूध के धुले नहीं है, सब एक से है। मैं आऊंगा आनंद जी आपके पास। ये बात सही है कि दोनों दल दूध के धुले नहीं है। हमने देखा जयपुर में मेट्रोमास हॉस्पिटल ताजा उदाहरण है, जो सरकारी खर्चे पे बना, करोड़ों रुपए लगे, सरकार ने अपनी जमीन बेची, वह स्कीम की जमीन बेची जनता कॉलोनी की, और उसके बाद वो पीपीपी के नाम पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया, जिसमें केवल प्राइवेट ही है, पब्लिक कहीं भी नहीं है। क्या कहेंगे योगेंद्र गुप्ता जी इस तरह की प्रवृत्ति को लेकर के? देखिए, इस मामले में जो दोनों सरकारें, चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस की, ये बिल्कुल सही कारण है कि दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं जी। लेकिन जब सत्ता में नहीं होते हैं तो दूसरे पे सवाल उठाते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो अपना वही काम वो करना शुरू कर देते हैं। इसी जयपुर के अंदर बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल जिनको 1 रुपए में जमीन दी गई। प्रॉब्लम यह है हरीश जी कि आप करते तो हैं, जमीन देते हैं,
लेकिन उसके बाद मॉनिटरिंग व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल आपका, क्योंकि देखिए जो कांग्रेस की परेशानी क्या है, कांग्रेस के 4 साल तकरीबन पूरे होने वाले हैं, लेकिन इन 4 सालों में जिस तरीके से अशोक गहलोत सत्ता जाने के डर से बंधे रहे और पायलट जिस तरीके से सत्ता प्राप्ति के अंदर बंधे रहे, उसके अंदर अशोक गहलोत का एकमात्र जोर ये रहा कि ये इनके प्रकरण मेरी सत्ता बनी रहनी चाहिए, मुझे मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। नीचे क्या होता है उसके मॉनिटरिंग प्रॉपर है नहीं। मैं आऊंगा योगेंद्र जी, आपके दोबारा आऊंगा, मुझे ब्रेक लेने का संकेत मिल रहा है, वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं, चर्चा को हम जारी रखेंगे। बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से आमजन अब गंभीर बीमारियों में भी अपना इलाज बिना किसी खर्च और तकलीफ के करवाकर स्वस्थ हो रहे हैं। मेरा लीवर ट्रांसप्लांट मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में निःशुल्क हुआ है और जिसका खर्चा बाहर 40 से 45 लाख लगता है। योजना में अब किडनी, हार्ट, लीवर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जैसे महंगे इलाज भी जोड़े गए हैं। योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए 1633 पैकेज की सुविधा उपलब्ध है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से प्रदेश के लाखों मरीज लाभान्वित हो चुके हैं। चिरंजीवी में पंजीकृत प्रत्येक परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख पहले ही किया जा चुका है। निरोगी राजस्थान के लिए राजस्थान सरकार बहुत अच्छा कर रही है। योजना की अधिक जानकारी के लिए www.chiranjeevi.rajasthan.gov.in पोर्टल अथवा टोल फ्री नंबर 181 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्राइम टाइम में चर्चा हम कर रहे हैं यात्राओं की, और यात्रा भी उनकी जो पार्टी के बड़े नेता हैं, जो पार्टी के बड़े नेता सत्ता की चाह में यात्रा के माध्यम से जनता का विश्वास जीतने का जतन कर रहे हैं। प्रतीक जी हमारे पास हैं, कांग्रेस पार्टी के। प्रतीक जी, अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी जब जयपुर आएंगे, जब राजस्थान आएंगे, तो हम उनसे पूछेंगे कि कब होगा न्याय। क्योंकि आपको ध्यान है पिछली बार ये बड़ा नारा था कांग्रेस पार्टी का, अब होगा न्याय। और ये भी पूछेंगे कि जो घोषणा की थी कि हम गिनती गिनेंगे 1 से 10 तक और किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, उसका क्या होगा, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा को तो किसानों की बात करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि 1 साल तक किस तरीके से किसान बैठे हुए थे रोडों पे, और सर्दी और गर्मी, बरसात और कोरोना के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने उनको बिठाए रखा। और जब लगा कि चुनावों में इसका नुकसान हो सकता है तो वो बिल वापस ले लिए। जब बिल लाए गए तब भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ, और जब लिए गए वापस तब भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, विपक्ष को अपना काम करना चाहिए और जाकर के जनता के बीच में ये पूछना चाहिए कि आपके वादे पूरे हुए कि नहीं हुए। लेकिन ये रथ यात्रा क्यों? आइए ना, आप पैदल चलिए हमारे साथ में, आप दम दिखाइए, चलिए जनता के बीच जाइए ना। रथ यात्रा से क्यों जा रहे हैं? पैदल चलिए आप भी, हम भी जनता के बीच में जा रहे हैं, पैदल चल के जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं। लोगों की अगर कोई कमी है, अगर हमारी सरकार में रहेगी, वो बात भी राहुल गांधी जी सुनेंगे। कोई अच्छा काम किया है वो बात भी राहुल गांधी सुने। तो आप भी चलिए और आप जनता के बीच में जाइए। और जनता के बीच में जाने के साथ साथ आप देखिए कि पिछले 4 साल में उसी जनता ने भाजपा को लगातार जवाब दिया है। जितने उपचुनाव हुए सब में भाजपा हारी है, और कई जगह तो तीसरे और चौथे स्थान पे चली गई, जमानत जब्त हो गई। 5 तारीख को फिर उसका एक नमूना देखने को मिल जाएगा। जो इनकी जो आक्रोश यात्रा चल रही है उसकी हवा निकल जाएगी जब ये सरदार शहर का उपचुनाव हारेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी एंटी इनकम्बेंसी, और हमने हमारे सारे लगभग जो घोषणा पत्र है उसको एक डॉक्यूमेंट बना करके हमने उसको फॉलो किया है, और उसमें से 90-95% जो वादे थे वो पूरे कर दिए। लेकिन वो नेता जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रभारी महामंत्री हैं अरुण सिंह, वो तो कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय संपत्ति नहीं, आपकी पार्टी की संपत्ति नहीं, बल्कि विपत्ति है। दोनों नेता देखिए, जिस घटनाक्रम को देख के मैं कह रहा हूं ना, मैं अगर किसी को कोई आपत्ति है जनता के बीच में जाना है तो मैं सोचता हूं कि रथ यात्रा क्यों, आप चलिए ना पैदल, आप भी तो हिम्मत दिखाइए थोड़ी सी। 1-2 दिन ही चलिए। आप कश्मीर से कन्याकुमारी की बात तो छोड़िए, राजस्थान के एक कोने से दूसरे कोने की भी बात छोड़िए, कुछ किलोमीटर तो चलिए, जनता के बीच जाइए। जब जनता के बीच में जाएंगे तो पता लग जाएगा कि हमने कितने वादे पूरे किए और नहीं किए। जनता के बीच में जा रहे हैं, रथ यात्रा घूमेगी, एक जगह से दूसरी जगह चला गया, कोई है नहीं। मैं तो कह रहा हूं नेताओं को पदयात्रा
यात्रा चलो करनी मैं चाहिए, उनसे ही पदयात्रा समझता करेंगे हूँ, जब जनता के मैं बीच में शैलेश जी से ही जाएंगे। समझता हूँ कि ये रथों में करेंगे क्या। रथ तो राजा महाराजा निकालते थे, फिर जनता के बीच आप पैदल क्यों नहीं जाते? चलिए, आपको एक बात देखनी होगी। पहले तो मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। इनके जो युवराज हैं, जो ये कह रहे हैं कि रथ पैदल यात्रा पे निकले हुए हैं, वो तो 2004 से निकले हुए हैं। वो भारत भ्रमण कर रहे हैं 2004 से। ना भारत की जनता को अब तक समझ पाए, ना जनता की भावनाओं को, ना भारत के जनता के मुद्दों को, ना वर्गों के मुद्दों को, कुछ नहीं समझ पाए। 18 साल से भ्रमण ही कर रहे हैं। कभी खाट राजनीति करते हैं, कभी किसानों के लिए पद यात्रा करते हैं, और अब वो पूरा भ्रमण कर रहे हैं। और आपने देखा होगा उनका कोई ना विजन है, ना डॉक्यूमेंट है, ना कोई विकास की कोई लेकिन बात है। भीड़ तो आ रही है, भीड़ तो वो जुटा रहे हैं। आ सकती है, वो भीड़ में क्या है, भीड़ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखिए कोई तो आपकी भीड़ आ जाए तो आप कहते हैं कि हमारे साथ है जनता, अब और उनकी भीड़ को आप कह रहे हैं कि होने अब दो। आप देखिए भीड़ किस बात की है। अब कोई गुजर रहे हैं, वो 2004 से ही घूम रहे हैं। मैं तो यही तो कह रहा हूं, 2004 से भ्रमण कर रहे हैं, तब तक क्या कर लिया। मैं प्रतीक जी से पूछना चाहता हूं, 2013 से उनके नेतृत्व में चुनावी हारती आई है कांग्रेस पार्टी, और हालत आज ये हो गई कि कांग्रेस पार्टी 2 राज्यों में रह गई है, और वो भी 2023 में साफ हो जाएगी। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो जो गहलोत सरकार के 4 साल का जो कुशासन है, भ्रष्टाचार है, जो कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है, जंगल राज हो चुका है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेरोजगार लाठियां खा रहे हैं, किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए, बिजली की दरें सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है। क्या गलत कहा बताइए? भारतीय जनता पार्टी ने जब आंदोलन किया तब इन्होंने 50% यूनिट फ्री किया। आज माफिया राज बन चुका है। खनन माफिया हो, पेपर लीक माफिया हो, दंगा माफिया हो, अराजकता माहौल राजस्थान में क्रिएट कर रखा है। ये शांति प्रदेश को 4 साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपनी सत्ता की लोलुपता, कुर्सी की लोलुपता के कारण, आपने अभी सब विचार विमर्श हुआ जिसमें कहा ना, साम दाम दंड भेद से सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी है। विधायकों को तुष्ट किया है, विधायकों को लूट की छूट दी है। आप देखिए राजस्थान की जनता का भला नहीं किया है, सिर्फ विधायकों का भला किया। और राजस्थान की जनता किस तरह से आज अपने कामों के लिए विकास हो नहीं रहे, वादे जो है वो है नहीं। आज आप देखिए कर्मचारी, बेरोजगार कर्मचारी रोडों पे है, बेरोजगार रोडों पे है, किसान जो है आपके दौर में भी था, आपके दौर में भी, मैं ये आप देखिए कि किस तरह के हालात कर दिए। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी इसीलिए यात्रा निकाल रही है कि गहलोत सरकार के 4 साल की नाकामियां, विफलताएं जो हैं, उसमें वो जनता के बीच जाएगी। यूपी से रथ बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई? आप अपने यहाँ कर लेते ना, वो तो यूपी से रथ मंगाया आपने। पार्टी के रथ हैं, वो पूरे भारत में घूमते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ना है? वो कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि जो मैं आनंद जी के पास आऊंगा, जनता के बीच जाके हम उनको बताएंगे कि आपकी क्या समस्याएं और क्या हालात है। आनंद जी, आवाज आ रही है आपके पास? जी आ रही है। आनंद जी, रथ तो बहुत सारे हो गए, लेकिन जो महारथी हैं उनके ऊपर सवाल है कि उनमें से सत्ता के रथ पर कौन सवार होगा भारतीय जनता पार्टी में? क्या कहेंगे? आपको ये रथ कुछ चमत्कार दिखाएंगे बीजेपी के लिए? देखिए, बीजेपी को तो एक प्रतीकात्मक यात्रा निकालनी है जी, ताकि जनता को ये लगे कि विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है। अभी जैसा आपने पहले शुरुआत में सवाल हुआ था कि 2 महीने तो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि संवैधानिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है, और फिर पार्टी हाई कोर्ट में नहीं जा पाई जी, और कह रहे हैं कि निजी स्तर पर वो गए हैं। तो निजी स्तर पर अगर राजेंद्र राठौड़ गए तो पहले भी जा सकते थे। हाँ, फिर पार्टी को अगर लगता है कि इतनी व्यवस्था लचर हो चुकी है संवैधानिक, तो पार्टी को जाना चाहिए था। और मेरे एक सवाल का जवाब इन दोनों ने नहीं दिया, लंबी लंबी बातें कर दी कि जब 163 पे भाजपा आई थी 13 में, 8 में, तो 73 पे क्यों रह गई? उनकी 80-90 सीटें क्यों कम हो गई? और कांग्रेस की जो 100 सीटें थी वो 21 पे क्यों रह गई? क्या कहेंगे प्रतीक जी? आनंद जी ने बहुत गंभीर सवाल किया है, आपसे पूछूंगा और शैलेश जी से पूछूंगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कहीं ना कहीं हमें कमी रह गई हो, कुछ ना कुछ कमी रही है, तभी जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया। और अभी देखेंगे आप, तो हमने अच्छी सरकार, उस पहले से ज्यादा अच्छी सरकार चलाने की कोशिश की है, और जनता ने हमें लगातार उसका आशीर्वाद भी दिया है। तो हम सारे उपचुनाव जीते हैं, और अभी के नहीं, आप वसुंधरा जी के राज के भी अगर उपचुनाव देखेंगे, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में स्थिति काफी पस्त है, क्योंकि जनता पार्टी के अंदरूनी झगड़ों से परेशान है। क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पार्टी को? अगर मेहनत तो हमेशा ही करनी चाहिए, हर इंसान को मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत करने के लिए तो राहुल गांधी जी चल रहे हैं। मैंने तो यही अभी तो बोला कि आप रथों पे क्यों चल रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए ना। भाजपा वाले वो मेहनत कर रहे हैं, आपके लोग पानी फेर रहे हैं, पैदल चलिए, वो मेहनत कर रहे हैं प्रतीक जी, वो तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, पैरों में छाले पड़ रहे हैं, और आपके लोग यहाँ बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, वो एक बहुत छोटी
मोटी बातें हैं, जैसे राहुल जी बोल चुके हैं, आपस में मतभेद हो सकते हैं और वो मतभेद सुलझ चुके हैं। मैं तो कह रहा हूं अगर जन आक्रोश रैली है तो उसको जयपुर की जगह सरदार शहर से चालू करना चाहिए था, क्योंकि वहां उपचुनाव है और वहां कोई 10-20 रथ भेजिए आप जाकर के, फिर पता लगेगा कि 8 तारीख को उसका क्या हो रहा है, तो 8 तारीख में पता लग जाएगा। तो आप देखिए 5 तारीख को चुनाव देखिए, आप 5 तारीख को देखिए, हिमाचल में तो चुनाव भी खत्म हो गया। अगर चले भी जाते हैं, अगर चले भी जाते तो चुनाव तो पहले गए हो, रैली करने गए। आप तो दम दिखाइए और पैदल चलिए। समय कम है, एक बात करिए। योगेंद्र जी योगेंद्र जी देखिए, चले हम तो चलेंगे, सुनिए आप दोनों देखिए, समय कम है। योगेंद्र जी आप ये दोनों जवाब नहीं देंगे, प्लीज देखिए, माफ करें मैं योगेंद्र जी ये दोनों तो नहीं देंगे जवाब जो अनंत जी ने सवाल पूछा। आपको क्या लगता है कि ये दोनों पार्टियां जानबूझ के जवाब देने से कतरा रही है कि वो शिखर से सिफर पे क्यों आ जाते हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा शुरू में अपन ने कहा, आनंद जी ने कहा कि दोनों सरकारों का राज करने का और काज करने का तरीका एक सा है। विपक्ष में होते हैं तो सवाल उठाते हैं और सत्ता में जब आते हैं तो वही काम करना शुरू करते हैं जो विपक्ष में विरोध कर रहे थे जी। और इसीलिए जनता के पास, जनता बेचारी क्या करे, उसको लगता है ये वादा करके आए थे, काम नहीं किया, चलो इसको बदल देते हैं, अगली बार उसको ले आते हैं। क्योंकि ये एक प्रश्न तो है ही ना, अगर वाकई में आपने अच्छा काम किया है कांग्रेस ने, तो हर बार क्यों हार जाती है? और भारतीय जनता पार्टी अगर अच्छा काम करती है तो वो भी हर बार क्यों हार जाती है? दोनों का जवाब दोनों के पास में नहीं है। सीधा सा मतलब ये है कि जो कहा जाता है वो करते नहीं, और जो करना चाहिए उससे वो बिखर जाते हैं, और इसलिए अगली बार इनको सरकार बदल देती है। दोनों काम वही करते हैं जो पिछली सरकार ने किया है, और अगली बार जो सरकार आती है वो भी वही करती जो करती है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सरकार, ये जो राजस्थान का ट्रैक रिकॉर्ड है कि आज तक सरकार रिपीट नहीं हुई, तो ये दोनों से सवाल पूछा जाना चाहिए। तो सचिन पायलट जो सवाल उठा रहे, सचिन पायलट यही तो पूछ रहे हैं कि भाई हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार हर बार सरकार बनती है, अच्छे वोट लेके बनती है, और बाद में हम नीचे आ जाते हैं, हम हार क्यों जाते हैं? यही तो उनका मुद्दा है। सचिन पायलट का वो दर्द ही तो सामने आ रहा है कि भाई इतना बड़ा यक्ष प्रश्न सामने होते हुए भी अगर शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का आंख बंद कर लेता है और उसके बाद भी इन चीजों को चलने देता है, तो ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल जो शीर्ष नेतृत्व उसके सामने रख रहे हैं कि हर बार हम क्यों हार जाते हैं। और अगर ये ट्रैक बना हुआ है तो इस बार भी क्या हम लोग हारने की तैयारी कर रहे हैं? वो सब आपको क्या लगता है योगेंद्र जी, क्या करना चाहिए राजनीतिक दलों को, दोनों ही दलों को, राजस्थान में जनता की जो नब्ज टटोलने की बात हो रही है उसके लिए आखिर में करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो शीर्ष नेतृत्व को समझना चाहिए कि यहां पर जिसको भी नेतृत्व सौंपा जाता है, बजाय उसको रोजाना सूली पे टांगने के उसको 100% सत्ता का अधिकार देना चाहिए कि हाँ अगले 4, 4.5 या 5 वर्षों तक तुम सत्ता करोगे, सूली पे आपके ऊपर जाने का डर नहीं होगा, तो खुलकर काम कर पाए। जी। दूसरी बात, जो मैनिफेस्टो जो मैनिफेस्टो आपने लिया है और जिन बातों का विरोध करके आप सत्ता में आए थे, आपको बार बार रिव्यू करना चाहिए कि हम उन पर खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। बहुत बहुत आभार आप सब मेहमानों का। बातें हैं बातों का क्या, और वादे हैं वादों का क्या। राजनीतिक दल बातें भी करते हैं तो वादे भी करते हैं, लेकिन जनता के बीच जब जाते हैं तो ये वादे लुभावने वादे बन के रह जाते हैं। वक्त आज इतना ही, वक्त ब्रेक का, वक्त आज इतना ही कार्यक्रम के समापन का। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।